तो आरएसएस अपनी झोली में हाथ डाल के मदारी की तरह 2-4 पुराने मुद्दे होते हैं वो उठा लाते हैं और उन्हीं मुद्दों को उठाकर जो है वो जनता के सामने पेश करते हैं। एक तरह से नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी की जो डबल इंजन की सरकार है उसका अंत खुद उन्होंने एनजीटी के आदेश के मुताबिक कर दिया है कि मैं कहूँ जी भूख लगी है, वो कहे राम मंदिर बन रहा है। मैं कहूँ जी प्यास लगी है, वो कहेगा कृष्ण जन्मभूमि में खतरा है। मैं कहूँ जी कि कपड़े नहीं है पहनने के लिए, सर्दी आ गई है, वो कहेंगे देख लफ्ज़ याद हो रहा है। तो इस तरह से लोगों का ध्यान भटकाने में ये मैकियावेली के एक तरह से चेले हैं। ये सरकार जो है बेकार है, कबाड़ा सरकार हो चुकी है, पॉल्यूशन फैला रही है लोगों की सेहत के लिए और लोगों के जेब के लिए। सरकार जो है एक खतरनाक चीज़ है। दोस्तों आदाब है, मैं अनीस अहमद खान हिंद वॉइस से आपसे मुखातिब हूँ। मेरे साथ है रविंदर कुमार जी। परिचय के मोहताज नहीं है, ये आते हैं अपनी बातें आपके कड़वी बातें बड़े शहद में लपेट के कहते हैं। सिस्टम के खिलाफ ही रहे हैं, जो बुरा लगा तो बुरा कहा है इन्होंने। हम इनको 83 से जानते हैं, जब स्टूडेंट लीडर थे, फिर लोक दल में आए, जाने कि सब जगह यात्रा की। आपका बहुत बहुत खैर मकदम है रविंदर जी। रविंदर जी, आजकल पहले इलेक्शन होते थे, स्पीचेस होती थी, तो उसमें मुहावरे बोले जाते थे। जी। उसमें कई चीज़ें शब्द बोले जाते थे, वो डिक्शनरी में आ जाते थे, उनका कोई ना कोई मतलब होता है। एक अभी हमारे प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने बिहार में सेकंड फेज का चुनाव के उसमें कहे थे जी। तो वैसे ही तो बहुत से शब्द बोलते रहते हैं, वो धीरे धीरे समझ में आ जाते हैं। लेकिन उन्होंने एक लफ्ज़ बोला है, डबल इंजन की सरकार जी। तो डबल इंजन की सरकार का मतलब क्या है? बीजेपी और नीतीश की सरकार के, लालू प्रसाद के जो आरजेडी है उसकी, और कांग्रेस की सरकार, ये डबल है। तो फिर इनकी तो कम से कम 23-40 इंजन की सरकार है एनडीए कि वैसे कहा जाए। उसकी तो सही नहीं निर्धारित, पूरी रेलगाड़ी इनकी, पूरी रेलगाड़ी है इनकी। तो इससे मतलब क्या निकलता है डबल इंजन की? क्योंकि इतने बड़े लीडर हैं, कुछ बोलते हैं तो कुछ ना कुछ तो मतलब होगा। बिल्कुल बिल्कुल। मैं 2-3 से मेरे 40 साल 45 साल का आप जानते वो है तजुर्बा, लेकिन मैं समझ नहीं पाई डबल इंजन की सरकार क्यों है, किसको कहा इन्होंने जी, किसको कहा, अभी तक ये समझ नहीं। ऐसा है, हर चुनाव के अपने मुहावरे होते हैं जी। और चुनाव का जो भी नतीजा रहा है वो मुहावरे जो है लोगों के दिमाग में परमानेंट फिक्स हो जाते हैं। कि जैसे 77 का चुनाव हुआ तो वो अभिव्यक्ति की आज़ादी के लिए हुआ, इमरजेंसी के खिलाफ हुआ। अब बिहार का जो चुनाव है, मोदी जी और कई बार नीतीश कुमार भी और कई बार सुशील कुमार मोदी भी कहते हैं कि बिहार में डबल इंजन की सरकार है। नहीं, सुशील कुमार मोदी तो बेचारे क्वारंटाइन है। नहीं, बीच में तो पहले शुरुआत तो उन्होंने की थी। तो वो अपनी सरकार की विशेषता बताते हुए कहते थे कि डबल इंजन की सरकार है। अब जब मैंने सुना ये डबल इंजन की सरकार है तो मैंने सोचा कि डबल इंजन की कोई गाड़ी तो होती नहीं, आज तक बनी नहीं। डबल पिस्टन की सरकार जरूर, डबल पिस्टन की गाड़ी हो सकती है, लेकिन जो है 4 पिस्टन की भी हो सकती है, लेकिन डबल इंजन की सरकार कहीं शब्द नहीं मिला। तो मुझे एकदम याद आया कि मोदी जी बार बार कहते हैं और नीतीश जी कहते हैं कि 15 साल से हम बिहार में डबल इंजन की सरकार चला रहे हैं। तो एकदम मुझे याद आया, मैंने कहा ये तो डबल इंजन की सरकार चलाना जो है ये कानून का उल्लंघन है। नेशनल ग्रिड ट्रिब्यूनल ने कहा है कि 15 साल पुरानी गाड़ी, चाहे वो डीजल की हो पेट्रोल की हो, वो चल नहीं सकती, और अगर ऐसी गाड़ी पकड़ी जाए तो उसके इंजन को ले आकर जो है काट देना चाहिए और उसको ठोक पीट के जो है लोड लंगड़ में बेच देना चाहिए। तो एक तरह से नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी की जो डबल इंजन की सरकार है उसका अंत खुद उन्होंने एनजीटी के आदेश के मुताबिक कर दिया है और ये सरकार जो है बेकार है, कबाड़ा सरकार हो चुकी है, पॉल्यूशन फैला रही है लोगों की सेहत के लिए और लोगों के जेब के लिए। सरकार जो है एक खतरनाक चीज़ है। तो इसलिए डबल इंजन की सरकार कह के मोदी जी ने बताया कि हमारी सरकार जो है निकम्मी, नकारा, बेकारा और आपकी सेहत के और आपकी। नहीं, ये केंद्र के लिए कह रहे हैं कि बिहार के लिए कह रहे हैं? वो तो 15 साल तो बिहार में हुए हैं ना। अच्छा। और चुनाव भी बिहार में हो रहे हैं। हाँ। तो इसलिए जो है ये सरकार बेकार हो गई है और ये उन्होंने अपनी भाषा में खुद कह दिया। अब दूसरी बात उन्होंने कही कि जंगल के 2 युवराज, जंगल राज के 2 युवराज। अब ये भी नया मेटाफर उन्होंने पहले लिया है। पहले कहते थे राहुल गांधी को कि ये युवराज हैं, फिर वो राजा परंपरा में आ गए, फिर बोले ये जो मुलायम सिंह का लड़का है
अखिलेश यादव ये भी जो है युवराज है। अब उन्होंने कहा है कि जो तेजस्वी यादव है ये भी जो है युवराज है। तो मोदी जी को युवराज कहने की एक आदत सी हो गई है। और युवराज कहने का मतलब है कि मोदी जी को अपने मन में लगता है कि मेरा बुढ़ापा जो है जनता को साफ नजर आ रहा है, क्योंकि एक तरफ 71 साल के मोदी जी हैं, एक 70 साल के जो है नीतीश कुमार हैं, एक 31 साल के तेजस्वी हैं। तो अगर हमारा जो लोगों का जनमानस है वो ये मानता है कि ये, जैसे मोदी जी रामराज की बात कर रहे थे, तो उसी बात में मुझे याद आया कि जो राजसूय यज्ञ जो है भगवान राम ने किया था, तो उनके रथ के पहिए को रोकने वाले 2 ही युवराज थे, युवराज लव और युवराज कुश। और उन्होंने जो है उनके रथ को रोक दिया और ये बता दिया भगवान राम को कि तुम बुढ़े हो गए हो, तुमसे अभी यज्ञ नहीं होगा, तुम्हारे घोड़ों में ताकत नहीं रही है, ना घोड़ों में ताकत रही है। तो यही जो है मोदी जी और नीतीश कुमार को तेजस्वी यादव ने बता दिया है कि 31 साल का नौजवान सामने आ गया है, अब ये बुढ़े जो हैं ये बेकार हो गए, इनको निकाल के जो है बाहर फेंको और जो है बिहार को नई सरकार दो, नया दिशा दो, नया कार्यक्रम दो, और नई सरकार बनेगी तो नए तरह का बिहार बनेगा। तो नया बिहार चाहिए तो आपको तेजस्वी यादव और राहुल गांधी के पास जाना पड़ेगा, और आपको टूटा फूटा बुढ़ा और खांसता हाफता जो है अगर बिहार चाहिए तो आपको मोदी और नीतीश कुमार के पास जाना पड़ेगा। तो ये एक बिहार के चुनाव की एक रूपरेखा जो है बन गई है। अब आप देखिए कि दूसरी बात में बिहार की चुनाव की बात चल रही है, अभी एक फेस और आएगा जी, कल परसों एक जो होने के बाद एक फेस और आना, तीसरा फेस है। पहले तो ये विकास का मुद्दा लेके उतरे थे, यही सब करते हुए अब अचानक राम मंदिर आ गया उनके साथ फिर से। जी जी। फिर एक नैरेटिव आप देख रहे हैं कि लव जिहाद यूपी वगैरह में फैलाया जा रहा है। एक छोटी सी घटना हो गई, एक लड़के ने एक लड़की को मार दिया, जघन्य हत्याकांड है, लड़के को सजा मिलना चाहिए, जो भी सजा हो, जो कानून है देश, कानून के हिसाब से उसे सजा मिलना चाहिए। लेकिन उसके साथ एक लव जिहाद चला। लव जिहाद किसके लिए है? जैसे कि अल कलामा ने कहा कल एक इंटरव्यू में कि लव जिहाद को मुसलमानों से क्यों जोड़ते हैं। जी जी। वो चलाया इन्होंने, राम मंदिर आ गया, धीरे धीरे कृष्ण जन्म स्थल आ जाएगा, फिर काशी का आ जाएगा। तो ये मुद्दे कहाँ हैं इनके पास? कोई विकास का मुद्दा नहीं है, देश का मुद्दा नहीं, कोरोना का मुद्दा नहीं है। इत्तेफाक से इनके पूरे स्टार प्रचारक जो बिहार के हैं कोरोना में ग्रसित हैं, लेकिन ये कोई मुद्दा नहीं है। देखिए, मोदी जी में एक बड़ी विशेष बात है कि जो वो कर लेते हैं उसको भूल जाते हैं, उनका जिक्र कभी नहीं करते। जैसे आप देखेंगे नोटबंदी के बारे में मोदी जी ने कभी कोई विचार विमर्श नहीं किया। उसके बाद आप देखेंगे जीएसटी के बारे में कभी कोई विचार विमर्श नहीं हुआ। कभी आप देखेंगे लॉकडाउन पे कोई विचार विमर्श नहीं हुआ। देश की अर्थव्यवस्था गटर में जा रही है, उस पर कभी विचार विमर्श नहीं हुआ। देश में 4 करोड़ लोग जो है बेरोजगार हो गए हैं, उस पर कभी विचार नहीं हुआ। देश में जो है दालें जो है 100 रुपये 110 रुपये से ज़्यादा महंगी हो गई हैं। प्याज 100 रुपये किलो मिल रहा है, टमाटर जो है 80 रुपये किलो मिल रहा है, उस पर कोई विचार विमर्श नहीं। आलू भी इतने रुपये, आलू तो जो समझिए एक तरह से सेब बन गया है। सेब बन गया कि आलू अब आलू नहीं रहा, पहले होता था आलू एक ऐसी बेचारी सर्वहारिया सब्जी थी जो हर चीज़ में मिल जाती है। आलू बैंगन, आलू प्याज, आलू गोभी, आलू मटर, गरीबों का सहारा थी। होटल में जाओ तो खटाखट वो आलू जोड़ के बाकी सब्जी बता देता था। लेकिन अब देखिए आलू भी जो है एक तरह से सेब बना दिया है इन्होंने। तो मोदी जी के पास विचार और बात करने के लिए कोई मुद्दे नहीं बचे हैं। तो आरएसएस अपनी झोली में हाथ डाल के मदारी की तरह 2-4 पुराने मुद्दे होते हैं वो उठा लाते हैं, और उन्हीं मुद्दों को उठाकर जो है वो जनता के सामने पेश करते हैं कि आपका ध्यान भटक जाए। कि मैं कहूँ जी भूख लगी है, वो कहे राम मंदिर बन रहा है। मैं कहूँ जी प्यास लगी है, वो कहेगा कृष्ण जन्मभूमि में खतरा है। मैं कहूँ जी कि कपड़े नहीं है पहनने के लिए, सर्दी आ गई है, वो कहेंगे देख लव जिहाद हो रहा है। तो इस तरह से लोगों का ध्यान भटकाने में ये मैकियावेली के एक तरह से चेले हैं। मैकियावेली कहता था कि ओ किंग व्हेन देयर इज ए थ्रेट टू योर पावर डाइवर्ट द अटेंशन ऑफ द पीपल, कि जब तेरी सत्ता को खतरा हो लोगों का ध्यान दूसरी तरफ कर दे। तो दूसरी तरफ ध्यान कैसे करेंगे? कहेंगे पाकिस्तान में आतंकवाद है, पाकिस्तान हमारे यहाँ आतंकवाद भेज रहा है, हिंदुस्तान में लव जिहाद हो रहा है, लड़कियाँ जो है सुरक्षित नहीं हैं, हिंदुस्तान में देखो मंदिर बन रहा है, मुसलमान खुश नहीं हैं, हिंदुस्तान में कश्मीर में हमने 370 हटा दिया है, बाकी देखो हम सबको ठीक कर देंगे सीए ला के, और यही मुद्दों में घुमा फिरा के जो कहते हैं हमें वोट दे दो।
तो वोट जो है नीतियों पे नहीं मांगते, अपने आदर्शों पे नहीं मांगते, अपने सिद्धांतों पे नहीं मांगते, बल्कि ये लोगों को बेवकूफ़ बना के सोचते हैं कि लोग जो है बेवकूफ़ बन जाएंगे। और इनकी जो सोच है, इनका सोच का जो तरीका है वो इतना घटिया है कि एक पंडित जी थे, उनकी बीवी बोली हमारी बेटी जो है लव जिहाद का टाइम है, बेटी 25 साल की हो गई, इसकी शादी कर दो, कहीं अपना मुंह काला कराई तो बड़ा बुरा वक्त होगा। तो पंडित जी बोले लड़के ढूंढने जाता हूँ, ढूंढने गए, आखिरकार वो जाके जब आए तो उनके साथ 2 13-13 साल के लड़के थे। उनकी बीवी ने कहा पंडिताई ने ये क्या किया, ये क्या ले आए? बोले इन दोनों से शादी कर देंगे, अकेला लड़का तो मिल नहीं रहा था, अब ये 13-13 साल के 2 बच्चे मिल गए हैं, इनसे शादी कर देंगे तो 26 साल इनकी उम्र हो जाएगी, लड़की की उम्र 25 साल है, बड़ा अच्छा संयोग है, डबल इंजन की सरकार हमारे घर में बन जाएगी। तो ये डबल इंजन की सरकार जो है लोगों के दिमाग में ऐसी घुस गई है कि लोग सोचने लगे हैं कि डबल इंजन के लिए हमें क्या करना है। तो इस तरह की हरकतें जो है आम आदमी भी करने लगा है, क्योंकि तर्क की दुनिया में आज के समय में कोई जगह नहीं रही है, ये मेरा कहना है। चलते चलते मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ। अभी 2-3 दिन पहले फ्रंट पेज पे हर अखबार के कलर्ड फोटो छप रही है मोदी जी की, 2 तोते वो जी दोनों अपने यहाँ बिठा ली हुई, अच्छी बात है, पक्षी प्रेम होना चाहिए। लेकिन उसके बाद कुछ चंद घंटों के बाद एक और वीडियो रिलीज हुआ जिसमें वो तोता उनके बैठ ही नहीं रहा है। जी। वन सुरक्षा के जितने भी अफसर थे वो लगे हुए थे कि तोता किसी तरीके से बैठ जाए। एक महिला गई कि वो तोता अपने यहाँ से उतार के वहाँ बिठा दे, तब भी नहीं बैठा वो। जी वो सूंघा हुआ कपड़ा उसे तोते का डाला। ये क्यों, आखिर तोता क्यों डर रहा था उनसे? देखिए, तोते पे मुझे एक पुराना चुटकुला याद आ गया आपकी बात पे कि एक बार मोदी जी ऐसे ही गुजरात में गए, बोले तोते वाले से भाई ये तोता कितने का है? तो उसने कहा जी ये तोता 50 रुपये का है, ये 70 रुपये का है, ये 80 रुपये का है, लेकिन ये वाला तोता 5000 रुपये का है। तो उन्होंने कहा 5000 रुपये वाला तोता, तो उनकी इच्छा जगी। उन्होंने पूछा तोते में क्या विशेषता है जो 5000 रुपये का है? तो तोते ने कहा कि अगर वो तोते वाले ने कहा कि अगर आप इसकी बाईं टांग उठाओगे तो ये बोलेगा जय श्री राम, और बोले अगर दाईं टांग उठाओगे तो ये बोलेगा गुड मॉर्निंग। तो मोदी जी बोले अगर मैं इसकी दोनों टांग उठा दूँ? तो तोता बोला अबे मैं गिरनी पड़ूंगा। तो आप समझिए तोता जो है समझदार होता है, हर जानवर के अंदर एक सिक्स सेंस होती है। अब आप कह रहे हैं कि मोदी जी के हाथ पे क्यों नहीं बैठा तोता? जी ये सवाल। तो मोदी जी के हाथ पे तोता इसलिए नहीं बैठा क्योंकि मोदी जो भी काम करते हैं वो बड़ी आव भाव शान से करते हैं। आपको उनकी अगर शान की बात दिखाऊं तो 2 अक्टूबर को उन्होंने गांधी जी के जन्मदिन पे झाड़ू लगाई, ऐसी झाड़ू लगाई कि हरे पत्ते तोड़ के डाल दिए और उन्होंने झाड़ू लगा दी। फिर आप देखेंगे मोदी जी जो है चीन के राष्ट्रपति आए थे तो वो जो है समुद्र तट पर ताज रिसोर्ट में उन्होंने जो है खाली बोतलें ढूंढ ली, सबकी रिकॉर्डिंग होती रही। फिर आप देखेंगे मोदी जी जो भी काम करते हैं, जब वाराणसी में चुनाव हो रहे थे तो उन्होंने सारे सफाई कर्मचारियों को बुलाया और ताज होटल के तौलिए से उनके पाँवों को पहुँच के और उनको साफ किया। इसी तरह कहाँ गए? जी हाँ, सारे यानी मोदी जी हर काम जो है 5 स्टार स्टाइल में करते हैं। तो उन्होंने आपने देखा होगा कि बत्तखों के साथ फोटो खिंचाई थी, इकोनॉमिक टाइम्स पढ़ रहे थे गुजरात में कि बत्तखें बैठी हैं, बत्तखें भी देख रही थी, आदमी उल्टा अखबार क्यों पढ़ रहा है। लेकिन मोदी जी ने वो, मैंने फोटो देखी, आपने भी देखी होगी, तो मोदी जी ने मोरों को जो है आपने देखा होगा कि अनार के दाने खिलाए भी लॉकडाउन में। तो मोदी जी जब बंदर इनके तोतों के पास गए तो तोतों को समझ होती है, तोता आदमी से ज़्यादा समझदार होता है, एक बात को रिपीट कर देता है। जी। अब मकाऊ तोता तो ऐसा होता है, जो बड़ा तोता था जो उनके हाथ में नहीं बैठ रहा था, कि मकाऊ तोता जो है 1-1 लाख रुपए का होता है और वो इतना समझदार होता है कि अगर मैं सुबह बोल दूं कि अनीस भाई आएंगे उनके लिए कोरमा बनाना है, तो शाम को जब आएंगे तो वो तुरंत शोर मचाने लगेगा, अनीस भाई आ गए इनको कोरमा खिलाओ। तो वो इतना जोड़ लेता है। तो जैसे उसे मोदी जी को देखा, उसको याद आ गया कि ये आदमी जो है जिस चीज पे हाथ धरता है उसे बेच देता है। तो बोला मेरे बिकने के दिन आ गए हैं कि मोदी जी ने जो है एयर इंडिया पे हाथ रखा तो उसे बिकने के दिन आ गए, फिर उन्होंने इंडियन रेलवे पे रखा तो उसके बिकने के दिन आ गए, NHAI पे रखा तो उसके बिकने के दिन आ गए, इंडियन ऑयल पे रखा तो उसके बिकने के दिन आ गए, फिर उन्होंने जो है HPCL पे रखा तो उसके बिकने के दिन आ गए, इसरो के बिकने के दिन आ गए। तो तोतों को पता है कि ये जो है सबसे बड़ा दुनिया का सौदागर प्रधानमंत्री आया हुआ है और इसने अगर हमारे ऊपर हाथ धर दिया तो ये हमारे को जो है तुरंत बेच देगा और ये बेचने का मास्टर है। और यही बात जो है मोदी जी बताना नहीं चाहते थे बिहार के लोगों को
क्योंकि बिहार के चुनाव के दौरान ही उन्होंने ये फोटो छपवाई है, तो उससे बिहार के लोगों को भी एक संदेश मिल गया है कि इस आदमी के हाथ के सारे तोते उड़ गए हैं, तोतों को भी समझ आ गया है कि ये आदमी बेकार है। और इसीलिए बिहार के चुनाव में मैं ये कह सकता हूं कि जो वोटिंग अभी होगी दूसरे चरण की, उसमें मोदी जी की जमानत या मोदी जी के उम्मीदवारों की जमानत बचना बड़ा मुश्किल है, नामुमकिन है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने बड़े अच्छे अंदाज में काफ़ी विश्लेषण किया। इसी के साथ हम आपसे लेते हैं विदा। अगले अंक में फिर रविंदर जी के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त।